तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मान शख्सियात हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन है फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के भी। बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, वज़ीर मुमलकत हैं ख़जाना के और रेलवे के। आरिफ हबीब साहब हैं, मारूफ बिजनेसमैन है। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मांडवी वाला साहब, पहले आप बता दीजिए, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनका मैंने तज़किरा किया, ये आम तौर पर किसी मुल्कों में इनको सक्सेस स्टोरी के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है कि ये हमारे मुल्क में कंपनियां काम करी, यहाँ एमएनसीज एक के बाद एक छोड़ के जाना शुरू होगी। क्या वजह क्या हुई है? देखिए ये चीज़ें एकदम नहीं होती। इनकी जो वजूहत हैं वो काफ़ी अरसे से ये कंसर्न्स अपना शो करती हैं कि हमें ये जो आपने मसाइल बयान किए कि प्रॉफिट रेमिटेंस तो चलें एक टेम्प्रेरी इशू होता है, बट मेजर इशू जो है ना इन कंपनीज़ को इज़ टैक्स। और हमने अब सुपर टैक्स काफ़ी साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले लगाया था, 5 साल पहले, 6 साल, जब भी लगाया था फर्स्ट टाइम, वो लगाया था कि जी हम 1 साल के लिए लगाएंगे। आज 5-6 साल गुजर गए, पता नहीं कितने गुजर गए, वो सुपर टैक्स कभी ख़त्म नहीं हुआ। टैक्सेशन इज़ अ मेजर इशू इन पाकिस्तान राइट नाउ फॉर ऑल कंपनीज, नॉट ओनली फॉरेन बट इवन लोकल कंपनीज। ये गुल अहमद की जो आपने बात की, उनको मैं बड़ी क्लोजली जानता हूँ, फैमिली को मेरे बड़े क्लोज़ हैं। तो वो देखें, हर बिज़नेस हैज़ टू लुक एट दी बॉटम लाइन। जब बॉटम लाइन उनकी नेग्लिजिबल हो जाती है तो उस बिज़नेस का इंटरेस्ट ख़त्म होना चाहिए। एवरी बिज़नेस इज़ देयर टू मेक प्रॉफिट। अगर उसको प्रॉफिट नज़र नहीं आता तो वो कहता है कि यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम, तो आई रादर। तो गुल अहमद ने क्या किया, उन्होंने भी टेक्सटाइल, अच्छा उनके साथ मल्टीपल कॉस्ट थे, उनके साथ टैक्स इशू था, एनर्जी कॉस्ट थी, रिटेल पे उनकी आपने टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, हर तरीके से। तो वो इंटरेस्ट रेट भी हमारे यहाँ रीजन में सबसे, चलो इंटरेस्ट रेट तो अगेन टेम्परेरी था ना, वो कम हो गया, आधा हो गया, बट स्टिल वी आर ऑन द हायर साइड, वी आर ऑन द हायर साइड। मगर वो एटलीस्ट 22-23% से तो इंटरेस्ट नीचे आ गया। मगर कंपनीज जो, और कई कंपनीज वाकई में रिस्ट्रक्चर कर रही होती हैं, वो कुछ कंट्री से एग्जिट करती हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से एग्जिट नहीं करती, कहीं से एग्जिट करती हैं। बट मेन रीज़न यही होता है कि दे डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ इन दैट बिजनेस टू मेक मनी। तो बेसिकली बिजनेस डिसीजंस हैं, इट इज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, वो बिज़नेस को सूट नहीं करती। और वो एग्जिट ऐसे नहीं कर रहे, फार्मास्यूटिकल्स लाइन से एग्जिट कर गई क्योंकि उनको रेट्स नहीं मिलते। उनके फार्मास्यूटिकल में एक पॉलिसी है जो उन कंपनीज की यहाँ एग्जिस्टेंस को लाजमी तौर पर किल करेगी, क्योंकि आप ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो कोई एमएनसी वो तो चले, हर मुल्क में कंट्रोल होता है, मगर आपने उनको इतना कंट्रोल किया कि दे फेल्ट कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन पाकिस्तान, लेट्स गो समवेयर एल्स वेयर वी कैन डू बेटर। ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी, माइनिंग में भी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में छोड़ के गए, और फार्मास्यूटिकल में तो लाइन की लाइन लगी हुई है छोड़ के जाने। चैलेंज इस वक्त जो है ना पाकिस्तान को, वो है टैक्सेशन एंड एनर्जी कॉस्ट। दो मुझे मेजर से, बाकी आर टेम्प्रेरी। इंटरेस्ट रेट, फॉरेन रेमिटेंस पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक। मगर ये जो दो बेसिक चैलेंज हैं, ये लोकल को भी हैं और फॉरेन को भी। बिलाल साहब, आप क्या फरमाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, कंटेक्स्ट में जो आई जस्ट ऐड टू वो जो अभी सलीम मांडवी साहब ने बात की, देखिए दो बातें जी। एक तो थोड़ा सा हम कंटेक्चुअलाइज कर लें कि अब आप एक तो ओवरऑल मुआशी इंप्रूवमेंट पिछले साल डेढ़ में आई है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुई है, और जिसकी तस्दीक या सिर्फ हम दावा नहीं कर रहे कि इंटरनेशनली भी, चाहे वो रेटिंग्स एजेंसीज के अपग्रेड्स की सूरत में है, तीनों रेटिंग्स एजेंसीज, वी आर स्टिल बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। हम बेहतर हो गए लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे नहीं तो है। मैंने भी इसलिए बेहतरी का दावा, हरगिज़ भी देखिए कोई भी आप ये नहीं कह रहा कि मसाइल ख़त्म हो गए, ये चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस रिमेन एंड वी हैव टू डील विद देम, बट वी आर ऑन द राइट पाथ, ऑन राइट डायरेक्शन। और इसी तरह देखिए हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हमने पिछले साल किया, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश अभी आगे है, सफ़र काफ़ी बाकी है। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन जर्नी में हम पहले इस मौके पर पहले भी आए हैं। चैलेंज ये है कि अगले 2-2.5 सालों में हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट्स को सस्टेनेबली बढ़ाएं कि हम उस अपने आप को आइंदा हमें IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़े जब 4-5% से ज़्यादा हम ग्रोथ करें। अभी जो आपने बात की, देखिए जो बात सलीम मांडवी वाला साहब ने की ना जी, कि कुछ बिजनेसेस की अपनी बिजनेस डिसीजंस, कभी वो किसी रीजन को एग्जिट करते हैं, कभी वो किसी प्रोडक्ट को एग्जिट करते हैं, एक वो फैक्टर्स भी होते हैं। जिस तरह अब एक कंपनी है जिसका जिक्र हुआ
तो मैंने एक एनालिसिस ये भी देखा कि एक वजह ये बनी कि जो हमारे लोकल कंपेटिटर हैं they comparatively became stronger in terms of and took market share, and then that's not always a bad thing. मगर देखिए यकीनन हम FDI अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और जहाँ पर कुछ बिजनेसेस की एग्जिट की बात हुई तो मैं 5-6 आपके सामने नेम कर सकता हूँ जो इसी दौर के अंदर भी है, तो ये आने जाने का सिलसिला भी रहता है। मैं आपको रिसेंट एक मिसाल देता हूँ, मशरक बैंक ने अपना डिजिटल बैंकिंग लॉन्च किया, वज़ीर आज़म साहब ने उसका 2 हफ्ते पहले इफ्तिताह किया, और मैं उनके जो चेयरमैन हैं अब्दुल अजीज़ अल गुरैर, उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने 2-3 बातें की, बल्कि उन्होंने और इसके अलावा कौन सी कंपनी देखिए, इसके अलावा जी आपके पास अरामको है, BYD है, गनवर है, वाफ़ी है, तो ये भी मिसालें मौजूद हैं। और मशरक डिजिटल की मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ जो कि खुशाइन है। उन्होंने कहा कि जी हमें कॉन्सेप्ट से ऑपरेशंस तक 12 माह से कम लगे, और उसमें स्टेट बैंक को अप्रीशिएट किया। उन्होंने कहा जी और ममालिक में हमें कभी कभी 5-5 साल लग जाते हैं, हमें यहाँ पे काफ़ी रेड टेपिज्म का, रेगुलेटरी चैलेंजेस की बातें आती हैं, तो ये सवाल से खुशाइन थी। दूसरी उन्होंने ये कहा कि जितना भी उन्होंने ये अपना टेक स्टैक था जो डिजिटल बैंकिंग की उन्होंने सारे डेवलप किया, वो सारा पाकिस्तान में डेवलप हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपना जो कॉर्पोरेट मिडिल ऑफिस है, जो रिस्क कंप्लायंस और टेक ऑपरेशंस है ग्लोबली, वो भी उन्होंने पाकिस्तान मूव कर दिए। 450 अफराद उन्होंने उस मद में यहाँ पर हायर किए। तो इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं। बाकर जो बात मांडीवाला साहब ने की, देखिए हम टैक्स टू GDP रेशियो में बेहतरी लेकर आए हैं, हमने IPPs के साथ नेगोशिएट किया, सर्कुलर डेट का एक रिडक्शन पाथ बनाया, नरखों में भी थोड़ी कमी आई, मगर टैक्स रेट्स आज भी हाई हैं, एनर्जी कॉस्ट्स आज भी हाई हैं, और इसको हमने मज़ीद कम करना है। और जब हम जब टैक्स नेट को वाइडन या डीपन करने की बात करते हैं, तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि जब आपकी बेस इतनी ब्रॉड होगी और इतनी डीप होगी तो हम इन टैक्स रेट्स में कमी भी ला सकें, और अपनी जो हमने फिजिकल कंसोलिडेशन की है, बेहतरी लाई है, इसको भी बरकरार रख सकें। इसको हम ये बिल्कुल हम जानते हैं कि ये हाई हैं। अभी तक जो मोमेंटम आपने देखा है, ये मजीद इसी राह पर हम चलते रहेंगे तो हम इनमें कमी और बेहतरी ला सकेंगे। जी आरिफ हबीब सर, जो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, वो मुझे लगता है बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, स्टॉक मार्केट किसी और सेंटिमेंट्स का इजहार कर रहा होता है। पाकिस्तान में करंट अकाउंट सरप्लस को एक अचीवमेंट के तौर पर बताया जाता है, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस तरीके से हमने इसको अचीव किया है, हमने इंपोर्ट कंप्रेशन करके और हर उस चीज़ की डिमांड को मैनेज करके प्रॉफिट रिपैट्रिएशन को रोके, जिसकी वजह से ये कंपनियां गई हैं, उससे हमने करंट अकाउंट सरप्लस को अचीव किया, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर एनी कंट्री। तो हम इकॉनमी को देखें तो वो कुछ हमें पॉजिटिव डायरेक्शन उतनी नज़र नहीं आती। GDP 2-3 सालों से 2-2.5% की शरह से आपका ऊपर जा रहा है, पॉपुलेशन आपकी 3% से ग्रो कर रही होती। तो स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर लगे हुए सर, उड़ती जा रही है? स्टॉक मार्केट एक्चुअली पहले मार्केट हमारी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गई थी, और वो वैल्यू को कैचअप कर रही है। आपको पता होगा कि जब 2014-15 के अंदर जो है वो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन क्रॉस कर गया था, और वो $100 बिलियन की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो गिर के जब हम 40,000 या उससे नीचे थे तो वो $22 बिलियन पे आ गया था। अब ये जाके कोई $80 बिलियन जो है के करीब पहुंचा। इतनी हमारा डिवैल्यूएशन जो हो गई थी, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, चूंकि उनकी सारी जो है हिस्टोरिकल जो है उनके सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो पर्टिकुलरली जो इतना हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट वगैरह जो बढ़े थे, उसके बैंक्स जो है वो बहुत बेनिफिशियरी रहे थे। सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे बैंक्स का है, और उसकी शेयर की प्राइस में आप इंप्रूवमेंट देखते हैं, उसकी वजह से है। फिर जो है वो 2-3 ENP सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, दे आर डूइंग वेल, तो उसको जो है वो मार्केट रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर जब मार्केट परफॉर्म करती है तो फिर नए इन्वेस्टर्स मार्केट में जो है वो दिलचस्पी लेते हैं, और जब वो दिलचस्पी लेते हैं तो जब मार्केट डाउन होती है तो लोग उसकी कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह खोल के देखते नहीं है। लेकिन आरिफ साहब, अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप कह रहे हैं कि अभी $80 बिलियन पे है, अभी भी वो 100 बिलियन का लेवल अचीव नहीं कर सकी जो आज से हमने 6-7 साल पहले अचीव किया था। अभी भी हम उससे नीचे हैं, अभी तक जो है वो नहीं कर सका है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, और पर्टिकुलरली हम जो IMF प्रोग्राम देखें, IMF का प्रिस्क्रिप्शन पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल रहा है। जब से हमने उनको फॉलो करना शुरू किया है, उस वक्त से ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है वो इम्प्रूव हुए। यस, आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किलात थी, क्योंकि सारा एक तो ये कि इन्फ्लेशन को बेयर करना पड़ा,
दूसरा ये है कि सारी जो सब्सिडीज गवर्नमेंट की थी वो उनको विड्रॉ करनी पड़ी, तो वो बर्डन जो है उस पर। लेकिन असल बात जो है ना, वो जो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मैं ये सलीम मांडीवाला साहब की जी। बात से अग्री करता हूँ कि दो बड़े फैक्टर हैं। कियानी साहब ने भी इस पर जो है वो बात की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई है, और वो एनर्जी की प्राइस की वजह से है कि हाई एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो है। फिर दूसरा ये कि हाई टैक्स रेट्स हैं। ये तो आप रीजन में अगर कोई भी कंपेयर करेगा, तो आप नदीम साहब, कोई भी होगा ना इन्वेस्टर, तो वो ये देखेगा कि भाई मैं किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करूं, तो सबसे पहले वो देखेगा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है। तो यहाँ इसकी वजह से वो हाई है, जो कि गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है। उस पर उन्होंने जो है वो बातें की हैं, और वो कहते हैं कि हम जल्द करेंगे। लेकिन इस दफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम ये सुपर टैक्स जो है वो खत्म कर देंगे या कम। और मिनिस्टर्स ने भी ये वादा किया था कि हमें कुछ भी जो है वो स्पेस मिलेगा तो हम इसको कम करेंगे। फिर उन्होंने एक बहुत ही जो है वो 0.5% का एक ब्रैकेट में जो है वो सुपर टैक्स कम किया। तो उसमें जो है वो इस दफा कर सकते थे कि उन्होंने जो बजट डेफिसिट है जो 8% था 2 साल पहले, अब उन्होंने 3.9% बजट डेफिसिट बजट के, उसको कुछ हायर कर देते और ये रेट ठीक कर देते। या एटलीस्ट मैं तो उनको ये कहता हूँ कि आप ये कह दें कि अब जो नई कंपनीज बनेंगी, नई कंपनीज, नई इन्वेस्टमेंट होगी, उस पर सुपर टैक्स नहीं होगा। तो वो 2 3 4 साल के बाद उसका टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो कम से कम इस किस्म की चीज तो सिग्नल जो है ना नए इन्वेस्टमेंट के, तो नए इन्वेस्टमेंट की अगर कोई आएगा तो उसका 3 4 साल बाद इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। इस किस्म के अनाउंसमेंट गवर्नमेंट को बोल्ड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट कर सकें। तो और ये जो एनर्जी में भी ये एफर्ट कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ 2 3 साल में ये सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके डेट उतर जाएंगे, तो वहाँ से भी कॉस्ट में कमी आएगी। कंजप्शन अगर बढ़ी तो भी कॉस्ट में कमी आएगी। तो ये इश्यूज हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ कंपनीज जो गई हैं, और आपने खुद ही कहा कि उसमें कुछ अदर रीजंस भी थे, पाकिस्तान के रीजंस नहीं है, उनकी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट आई भी है। जैसे सबसे लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट जो है रिकॉर्डिंग $8 बिलियन, इसमें जो है $4 बिलियन जो है वो इक्विटी है, जिसमें हाफ इक्विटी जो है बैरेक गोल्ड की है। तो वो $2 बिलियन एक तरफ, और ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ। तो ये कहना फिर दूसरी जगह जो शेल की भी जो है रिप्लेसमेंट सऊदी अरब से जो है वो रिप्लेस हुई है। तो इस भी अभी कियानी साहब उसको जो है वो बता रहे थे। मैं अरामको और दूसरी पॉजिटिव कौन सी? साइड इसकी ये वाफी। देखता हूँ। वाफी। हाँ, वाफी और आराम को तो। लेकिन दूसरी साइड अगर ये हम इस तरह भी देखें इसको कि पाकिस्तान में जो है वो आसान है, यानी लोग अगर बाहर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जा भी सक रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ये कंप्लेन भी है कि जो है वो आप चले गए तो फिर निकलना इतना आसान जो है वो नहीं होता। रेमिटेंसेस का इशू था की बात है। अब उसके बाद तो सारा जो है आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ने कर दिया है, और अभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं। और मुश्किल तरीन हालात में भी स्टॉक एक्सचेंज की जो सेल प्रोसीज थी, सेकेंडरी मार्केट कभी एक दिन के लिए नहीं रुकी, और वो जाती रही है। तो थोड़े से हमको अपनी भी चीज़ों के बारे में जो पॉजिटिव साइड है या पॉजिटिव जो रियल साइड है वो बात करनी चाहिए। दोनों पॉजिटिव भी करनी चाहिए, और डेफिनेटली अगर नेगेटिव है तो उसको भी करनी चाहिए।